नमस्कार। ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के संसार शब्द सौरभम यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रस्तुत है कारक प्रकरण का अग्रिम भाग। पढ़ रहे हैं आप कारक प्रकरण में 5वीं प्रकार की कर्म संज्ञा का विषय। इसके अंतर्गत आधार की कर्म संज्ञा का प्रसंग चल रहा है, जिसमें एक सूत्र आप पढ़ चुके हैं, अधिसिंह स्थासाम कर्म। प्रस्तुत है अग्रिम सूत्र। तो सूत्र है अभिनिविशश्च। 2 पदों का यह सूत्र है। अभिनिविशः षष्ठी एक वचनांत पद, च अव्यय पद। अधिसिंह स्थासाम कर्म से कर्म की अनुवृत्ति है और आधारोधिकरणम से आधार की अनुवृत्ति है। अभिनिविशः, यह अभिनिविश शब्द का षष्ठी एक वचनांत रूप है। अभिनिविश अनुकरण परक शब्द है, अर्थात अभिनिविश ऐसा। इसी को ध्यान में रखते हुए वृत्तिकार लिखते हैं कि अभिनीत्येतत् संघात पूर्वस्य, अर्थात अभि और नि इन दोनों के समूह पूर्वक विष धातु हो, विष धातु के आधारोधिकरणम से आधार की अनुवृत्ति, विष धातु के आधार की और अधिसिंह स्थासाम कर्म से कर्म की अनुवृत्ति लेकर अर्थ होता है कि अभिनिविश ऐसे का जो आधार, उस आधार की कर्म संज्ञा हो जाए, यह अर्थ बना। अभिनिविश को अनुकरण परक क्यों माना, इसे समझते हैं कि अभिनि ये 2 उपसर्ग हैं और ये 2 उपसर्ग विष धातु के साथ हों। ऐसा कहने पर विष धातु के साथ कभी अभि उपसर्ग भी आ सकता है, तो अभिविश ऐसी अवस्था में आधार की कर्म संज्ञा हो सकती है। विष धातु के साथ कभी नि उपसर्ग भी आ सकता है, निविश। ऐसे निविश के आधार की भी कर्म संज्ञा हो सकती है। विष धातु के पूर्व में अभि और नि दोनों आ सकते हैं, अभिनिविश ऐसे के आधार की भी कर्म संज्ञा हो सकती है। ये दोनों में अभि पूर्व में अभि नि इस तरह से आया, कभी नि अभि ऐसा भी आ सकता है, तो नि अभिविश इसके आधार की भी कर्म संज्ञा हो सकती है। तो 4 अवस्थाएं प्राप्त हो सकती हैं। पहली अवस्था जब केवल अभि हो विष धातु के पूर्व में, दूसरी अवस्था जब केवल नि पूर्व में हो विष धातु के, तीसरी अवस्था जब अभि और नि दोनों विष धातु के पूर्व में हो, लेकिन अभि नि का क्रम ये हो कि अभि पहले हो और नि बाद में हो, अभि नि विष ऐसा हो, उस समय भी इनके आधार की कर्म संज्ञा हो सकती है। चौथी अवस्था ये है जब दोनों अभि नि हो लेकिन क्रम भंग हो, पहले नि हो और फिर अभि हो, तो नि अभि विष के आधार की कर्म संज्ञा हो सकती है। ऐसा न हो इसीलिए कहा है कि अभिनिविश यह अनुकरण परक है, अर्थात अभिनिविश ऐसा होगा तभी अभिनिविश के आधार की कर्म संज्ञा होगी। उदाहरण देते हैं, अभिनिविशते सन्मार्ग। अभिनिविशते कश्चित् बालकः अस्ति, कोई बालक है, वह अभिनिविशते अभिनिवेश कर रहा है। कहाँ? सन्मार्ग में। मन लगा रहा है, अभिनिवेश कर रहा है अर्थात लगाता है। किसको? मन को। वह किसी को भी आप अर्थ ले सकते हैं। अभिनिवेशते कुछ है जिसको अभिनिवेश कर रहा है, लगा रहा है, सन्मार्ग सन्मार्ग में। तो यहाँ अभिनिवेश धातु का सन्मार्ग आधार है कि उस सन्मार्ग पर लगाता है, तो लगाने का आश्रय आधार बना सन्मार्ग। तो जो आधार है सन्मार्ग वह अभिनिविश इस धातु का है, और अभिनिविश में विष धातु अभिनि इन दोनों के एक विशेष क्रम के साथ है। तो विशेष क्रम अभिनि यह है और इस अभिनि के साथ विष धातु है, तो इसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो कर्म संज्ञा हो जाएगी तो जो सन्मार्ग शब्द है उसमें
कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी और शब्द बन जाएगा सन्मार्गम अभिनिविशते। यह हुआ सूत्र से उपजने वाले अर्थ के सहित उदाहरण। अब यहाँ यदि अभिनिविश की जगह निविशते सन्मार्ग होगा तो यहाँ निविश धातु है, अभिनिविश धातु नहीं है, इसलिए सन्मार्ग में कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगी, तो निविशते सन्मार्गे ऐसा ही रह पाएगा। इसी प्रकार से यदि अभी केवल विष धातु के साथ आए और नि अभी ऐसा विष धातु के साथ क्रम हो तब भी सन्मार्ग रूप या अन्य किसी आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी, यह जान लेना चाहिए। अब किसी ने उदाहरण देखा पापे अभिनिवेशः, पापे अभिनिवेशः, यहाँ अभिनिवेशः विष धातु है, अभि और नि उपसर्ग पूर्वक भी है, विशेष क्रम के साथ भी है। अर्थात जैसा सूत्र में कहा गया था कि अभिनि इस संघात पूर्वक विष धातु हो, अर्थात अभिनिविश धातु हो, तब इसके आधार की कर्म संज्ञा हो। तो यहाँ एक वाक्य आया पापे अभिनिवेशः, तो अभिनिविश धातु है, उसका आधार है पाप, पाप में मन लगाता है, तो यहाँ पाप रूप आधार में कर्म संज्ञा होनी चाहिए थी। तो कर्म संज्ञा यदि होती तो पापम अभिनिवेशः ऐसा रूप बनना चाहिए था, लेकिन बन गया पापे। यह कैसे? तो इसे समझाते हैं। कहते हैं कि हे बंधु परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, कहते हैं कि अभिनिविशस्य, इस सूत्र पे जरा नज़र डालें तो यह सूत्र है पहले अध्याय के चौथे पाद का 47वां सूत्र, और इससे पूर्व एक सूत्र है परिक्रयणे संप्रदानम मन्यतरस्याम। यह सूत्र है पहले अध्याय के चौथे पाद का 44वां सूत्र। अर्थात इस सूत्र से दो सूत्र पहले, तो परिक्रयणे संप्रदानम मन्यतरस्याम की संख्या है पहले अध्याय के चौथे पाद का 44वां सूत्र है, और यह है 47वां सूत्र अभिनिविशस्य। इसके बीच में दो सूत्र आते हैं आधारोधिकरणम और अधिसिंग स्थासाम कर्म। अर्थात 44वां सूत्र है परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम और 45वां सूत्र है आधारोधिकरणम, 46वां सूत्र है अधिसिंग स्थासाम कर्म और 47वां सूत्र है अभिनिविशस्य। तो अभिनिविशस्य सूत्र से पूर्व में यानी 44वें सूत्र में परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम सूत्र में अन्यतरस्याम पद बैठा हुआ है। तो अन्यतरस्याम पद का अनुवर्तन इस सूत्र में करेंगे तो सूत्र का अर्थ होगा कि अभिनिविश इस धातु का जो आधार, उस आधार की अन्यतरस्याम अर्थात विकल्प से कर्म संज्ञा हो जाए। ऐसा हम अन्यतरस्याम का अनुवर्तन करके अर्थ कर देंगे। जब अर्थ कर देंगे तो अर्थ होगा कि अभिनिविश के आधार की विकल्प से कर्म संज्ञा हो। तो जब विकल्प से कर्म संज्ञा करने को कह दिया है तो इसका अर्थ हो जाएगा कि एक पक्ष में कर्म संज्ञा होगी और एक पक्ष में कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो कहा कि हे बंधु अगर ऐसा कर देंगे तो अभिनिविशते सन्मार्गम, ऐसा रूप बनने के अतिरिक्त अभिनिविशते सन्मार्गे ऐसा रूप भी बनना चाहिए। बनता तो नहीं है, क्यों? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह आया कि हे बंधु जिस सूत्र से आप अन्यतरस्याम का अनुवर्तन करके यह वैकल्पिक विधान करना चाहते हैं वो भी नहीं हो सकता। कहा कि कैसे नहीं हो सकता? कहा कि देखिए अन्यतरस्याम बैठा हुआ है परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम इस सूत्र में, जिसकी संख्या है 1 4 44, और जहां अनुवर्तन लाने जा रहे हैं वह सूत्र है अभिनिविशस्य जिसकी संख्या है 4 1 47। बीच में दो सूत्र हैं, तो यदि अन्यतरस्याम को यहाँ लाओगे तो बीच के सूत्रों में भी तो जाएगा। तो आधारोधिकरणम में भी जाएगा अन्यतरस्याम, अधिसिंग स्थासाम कर्म में भी जाएगा अन्यतरस्याम। आधारोधिकरणम का अर्थ बन जाएगा कि आधार की विकल्प से अधिकरण संज्ञा होती है, अन्यतरस्याम अनुवर्तित होकर यह अर्थ देगा।
और अधिसिंह स्थासाम कर्म में भी अर्थ होना चाहिए कि अधिपूर्वक सिंह स्था आस धातु के आधार की विकल्प से कर्म संज्ञा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए आप जो अन्य तरस्याम का अनुवर्तन करने जा रहे हैं वह नहीं हो सकता। तो कहा है बंधु, अनुवर्तन एक ही प्रकार का नहीं होता। तो कहा कैसे होता है? कहा कि अनुवर्तन 3 प्रकार का होता है, यानी सूत्रों से किसी पद को दूसरे सूत्र में ले जाने के 3 तरीके हैं। अनुवर्तन 2 प्रकार का और एक अपकर्षण। अनुवर्तन का अर्थ है ऊपर से नीचे लाना, अपकर्षण का मतलब है नीचे से ऊपर ले जाना। तो यह जो अनुवर्तन है, यह अनुवर्तन 2 प्रकार का है, गंगा प्रवाहवत और मंडूक प्लुति। गंगा प्रवाहवत यदि यह होता तो आधारोधिकरणम में भी आएगा और अधिसिंह स्थासाम कर्म में भी आएगा, किंतु यह आधारोधिकरणम में नहीं आया है और अधिसिंह स्थासाम कर्म में भी नहीं आया है। तो इसका तात्पर्य है कि यह अन्य तरस्याम गंगा प्रवाहवत अनुकरण नहीं है। तो बचा मंडूक प्लुति। तो कहा कि यह मंडूक प्लुति क्या होती है? कहा कि मंडूक का अर्थ है मेंढक, प्लुति का अर्थ है उछलना, तो अर्थात मेंढक की तरह उछलना। तो मेंढक की गति क्या होती है, मेंढक का उछलना क्या होता है? कि मेंढक जब चलता है तो समस्त पृथ्वी को आच्छादित नहीं करता। गंगा प्रवाह जहाँ से निकलता है, जहाँ से होते हुए जाता है, वह एक धार बनाता है और समस्त प्रदेश को, सारे स्थान को आच्छादित करता है, यानी पूरा गीला करता जाता है। ऐसा नहीं होता कि बीच में कोई गीला ना हो और आगे पीछे गीला हो। लेकिन मेंढक कैसे चलता है? मेंढक एक जगह यहाँ रहेगा और बीच के स्थान को छोड़ करके टप्पा खा के दूसरी जगह जाएगा। इसको कहते हैं मंडूक प्लुति, टक टक टक। तो सूत्र में कुछ अनुवर्तन ऐसे होते हैं मंडूक प्लुति जैसे, अर्थात वह किसी भाग को छोड़ देते हैं। तो यहाँ जो परिक्रयणे संप्रदानम अन्य तरस्याम से अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति की जा रही है, वह अनुवृत्ति मंडूक प्लुति न्याय से है। इसी तात्पर्य से लिखा है कि परिक्रयणे संप्रदानम मन्यतरस्याम इति सूत्रात् इह मंडूक प्लुत्यान्यतरस्यां ग्रहणम अनुवृत्य व्यवस्थित विभाषा श्रेणात् क्वचित न। तो इतनी व्याख्या सुनने के बाद, इस पंक्ति को सुनने के बाद कुछ बातें निकल करके आती हैं। पहली बात तो यह है कि पापे विनिवेशः इसलिए बना है क्योंकि परिक्रयणे संप्रदानम अन्य तरस्याम से अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति की गई है और विकल्प अर्थ लगाया है, इसलिए पापे विनिवेशः जिस पक्ष में कर्म संज्ञा नहीं होगी उस पक्ष का रूप है। तो पहला तो ये हुआ कि अन्य तरस्याम ग्रहण से पापे विनिवेशः बना है। दूसरी बात यह आई कि यह अन्य तरस्याम ग्रहण मंडूक प्लुति न्याय से है। तीसरी बात यह शंका हमने उठाई थी कि सन्मार्गम की अपेक्षा सन्मार्गे भी बनना चाहिए और पापे विनिवेशः के स्थान पर पापम अभिनिवेशः भी बनना चाहिए। तो इसे भी कहते हैं कि यह अन्य तरस्याम जो आया है विकल्प विधान, यह विकल्प विधान व्यवस्थित विभाषा है। व्यवस्थित विभाषा, तो विभाषा किसे कहते हैं इसके लिए एक पृथक वीडियो बना दिया जाएगा। अभी सामान्य रूप से कहते हैं कि क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचिदन्यमेव विधेर विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। इसका अर्थ आपको किसी और कारिका में बताएंगे। यहाँ व्यवस्थित विभाषा है। व्यवस्थित विभाषा का तात्पर्य है कि विकल्प को किसी व्यवस्था में बांध कर दे दिया गया है। तो विकल्प का मतलब होता है यह भी और यह भी, आपकी इच्छा, लेकिन इस इच्छा को भी नियंत्रित कर दिया गया है कि अगर ये करेंगे तो यही करेंगे और ये करेंगे तो ये ही करेंगे। यह व्यवस्थित विभाषा है। अर्थात जब किसी उदाहरण में यदि आप सप्तमी करते हैं, आधार को सप्तम अधिकरण से कर्म संज्ञा न करते हुए न करने वाले पक्ष से सप्तमी दिखाएंगे, तो इस अर्थात यहाँ है वहाँ सप्तमी ही दिखाएंगे, द्वितीया वाला प्रसंग नहीं आएगा। और जहाँ आप कर्म संज्ञा करने के बाद कर्मणि द्वितीया से द्वितीया कर रहे हैं, वहाँ द्वितीया ही होगी, सप्तमी वाला पक्ष नहीं होगा। यह हुआ व्यवस्थित विभाषा। तो यहाँ अन्य तरस्याम ग्रहण तो किया गया है, लेकिन उसको व्यवस्थित विभाषा का आश्रय बनाया गया है। तो व्यवस्थित विभाषा हो जाने से
अभिनिविशते सन्मार्गम में कर्म संज्ञा करने के बाद कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हुई, किंतु सप्तमी नहीं हुई, क्योंकि द्वितीया ही रहेगी, दोनों नहीं होंगी। इसी प्रकार से पापे अभिनिवेशः में कर्म संज्ञा नहीं की गई अन्य तरस्याम के ग्रहण से, तो यहाँ कर्म संज्ञा जब नहीं हुई तो सप्तम अधिकरण से आधार में सप्तमी हो गया, इसलिए पापे अभिनिवेशः ऐसा ही रह जाएगा। तो इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रख लेना चाहिए कि कहीं कहीं अभिनिवेश इस धातु के साथ आपको द्वितीया विभक्ति वाले रूप भी मिलेंगे अभिनिवेशते सन्मार्गम की तरह, और कहीं आपको सप्तमी वाले रूप भी मिलेंगे पापे विनिवेशः। तो आशा करते हैं यह ज्ञान आपके लिए फलदायी होगा, आनंदकारी होगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।